हेलो एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट एजुकेशन में स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं सेशन और लाने वाली हूँ, तो मैं आ चुकी हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 लेके। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ये यूज़फुल सेशन होगा, बहुत ही यूज़फुल सेशन है। और ये भी मैं बोलती हूँ कि जो यूपीएससी के जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो स्टूडेंट यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक्स जानना बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट है ये। तो आप लोग के लिए मैं लाई हूँ एनसीईआरटी का 6 क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1। तो आइए हम लोग ये क्लास शुरू करते हैं। तो ये बुक है, बुक का देख लीजिए, आगे जो लगा रहता है वही बुक का कवर है ये। तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लेसन, क्या कब कहाँ और कैसे। ठीक, इसमें 11 लेसन है। 11 लेसन में ये दूसरा लेसन में है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तीसरा लेसन में है आरंभिक नगर। चौथा लेसन में है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। पांचवा लेसन है राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। छठा लेसन है नए प्रश्न नए विचार। सातवां लेसन है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आठवां लेसन है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। नौवां लेसन है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। 10वां लेसन है नए साम्राज्य और राज्य। और 11वां लेसन है इमारतें चित्र और किताबें। तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब हम लोग उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये आज का मतलब एक छोटा ही सेशन रहने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट ही क्लास है हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेसन, क्या कब कहाँ और कैसे। तो ये एक लड़की रहती है रसीदा, वो अचानक है ना, वो बैठी रहती है कहीं, तो बैठ के अखबार पढ़ रही थी। तो वो अचानक उसका निगाह न है ना, नज़र एक सुर्खी पड़ी पड़ी 100 साल पहले पर। वो सोच रही थी कि यह कैसे जानेंगे कि इतना कितना पहले का था ये। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, इसी से सेशन बढ़ेगा आगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अब। तो रसीदा का सवाल था कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले की। वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। मतलब उसके दिमाग में है ना क्वेश्चन आने लगा, तो कैसे पता लगाए। वो कैसे पता मतलब लगाना चाह रही थी कि कैसे पता लगाएगी। तो वो देखिए कैसे पता लगाती है। वो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। आप रेडियो से पता लगा सकते हैं, आप टेलीविज़न देख के पता लगा सकते हैं, आप अखबार पढ़ के पता लगा सकते हैं। बहुत पहले का जो क्या मतलब बीत चुका है उसके बारे में आप लोग ये, या मतलब बहुत टाइम से पहले जो व्यक्ति अभी हो, आपके दादा परदादा नाना, तो वो सब बता सकते हैं। तो वो सब से आप पूछ सकते हैं, तो ऐसे जान जाएंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। वो लड़की सोच रही थी कि अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है।
जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आकेठक मतलब इसको शिकारी कहते हैं आकेठक को। आकेठक पशुपालकों और कृषकों, शासक, व्यापारियां, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे और कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। वो यही सोच रही थी। तो लोग कहाँ रहते थे, वो यही सोच रही थी कि लोग कहाँ रहते होंगे उतने साल से। तो इसमें बताया गया है, देख लेते हैं कि मानचित्र एक पृष्ठ 2 नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई साल पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब यहाँ वहाँ जो रहते थे लोग, वहाँ बहुत मतलब कुछ कुछ है ना, बहुत कुशल संग्रह, बहुत अच्छा संग्राहक थे। और वहाँ जो जंगल रहता था, बहुत विशाल जंगल रहता था। वो मतलब जंगल संपदा जितना भी था वो उससे परिचित थे, क्योंकि वो जंगल के पास ही रहते होंगे। लोग भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। मतलब वो खाने के लिए जड़ खाते होंगे, फल, जंगल से अन्य जो उत्पाद होते हैं उसी से वो काम कर लेते थे, उसी से उसका जीवन यापन होता था। वे जानवरों को आखिर का शिकार भी करते थे। मतलब वो है ना, खाने होने के लिए शिकार करते थे तभी, क्योंकि आदि मानव था उस टाइम में, तो उनको उतना पता नहीं रहता था, तो इसीलिए वो शिकार करके जानवर को भी मतलब खा लेते थे, मतलब किसी तरह अपना पेट उट भर लेते थे। तो अब है कि तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी, यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बोल रहा है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। यहाँ पे उत्तर पश्चिम सुलेमान की उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ऐसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। कहाँ? सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच का पता लगाएंगे। वहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों मिलके 8,000 वर्ष पहले, मतलब 8,000 वर्ष पहले सबसे पहले क्या उपजाया था? गेहूं और जौ, वीट और बार्ली का यहाँ पे उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। मतलब उसी वही वो टाइम था 8,000 वर्ष पूर्व, आज से 8,000 वर्ष पूर्व कि वो भेड़, बकरी और गाय, बैल को, पशु को वो पालतू बनाने लगे थे फर्स्ट बार। ये लोग गांवों में रहते थे। ये लोग जो थे वो गांवों में रहते थे और गांव में रहते थे। और उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत में मध्य पहाड़ियों का पता लगा। मतलब उत्तर पूर्व था गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाने बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक।
देखिए स्टूडेंट, यही है, यही वो देखिए यहाँ पे है। देखिए यही है किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी के बीच है सिंधु नदी। यहाँ पे 5 नदी जाती है: सतलज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम। और यही वो है जहाँ पे 8,000 वर्ष पहले खेती करना शुरू किया इंसान, वहाँ पे पालतू बनाना शुरू किया। यही वो जगह है। क्योंकि पहले के ज़माने में तो आदि मानव थे, धीरे धीरे जिस तरह उनका दिमाग का विकसित हुआ उसी तरह धीरे धीरे वो करके जैसे हुआ वो काम करते चले गए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ठीक। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। जैसे सिंधु घाटी वहाँ देखे थे, वहाँ पे 5 सहायक नदी थी, तो एक बड़ी घाटी में बन के सिंधु घाटी का विकास किया गया। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 47 साल पहले, मतलब यही नदी सब जो 5 दिखाए सिंधु नदी, वहीं पे फला फूला, वहीं पे बढ़ा। गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ। मतलब जहाँ पे नदी का किनारा था, समुद्र का किनारा था, वहीं पे 2.5 वर्ष पहले शुरू करना मतलब इंसान करने लगा रहने के लिए। तो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक। तो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ का पता लगाओ। यहाँ पे बोल रहा पता लगाने, आप लोग ग्राफ देखिएगा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान बिहार, बिहार को ही मगध कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। मतलब जो मगध था बहुत शक्तिशाली शासक था वहाँ का, और एक मतलब धीरे धीरे कब्जा करते हुए एक बहुत विशाल राज्य स्थापित कर दिया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोग ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। मतलब जब लोगों सब जब बहुत सारा इंसान मतलब यात्रा जब करते थे, तभी तो उतना था नहीं, पैदल ही चलते होंगे, ये हल्का फुल्का ही था। तो पहाड़ रहता था, वहाँ पे पर्वत रहता था, रेगिस्तान रहता था, नदी रहता था, समुद्र के कारण भी। तो मतलब जो उसका यहाँ जाने में या आने में बहुत मतलब मुश्किल हो जाता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक दूसरे से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, प्राकृतिक आपदा मतलब बाढ़ उड़ आ जाता होगा क्योंकि नदी के किनारे ही था। तो और देख लेते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी और काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक दूसरे से के स्थान पे आते जाते रहते थे। मतलब शिप वगैरह हो गया, जो भी व्यापारी सब थे, बिजनेसमैन थे, वो मतलब जो भी उस टाइम का था, उस समय का जो भी मतलब महंगा सामान था वो लेके जाते थे। लोगों को शिक्षा तथा सलाह भी देते थे। एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ऐसे ही करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा भी करते थे कि नया नया स्थान ढूंढेंगे, नया नया जगह ढूंढेंगे, उसके लिए वो सब यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों और जानने का अवसर मिला था। मतलब यही सब विचार था।
तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मानचित्र 1 में यहाँ दिखाया गया है दक्षिण एशिया। यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। दक्षिण एशिया और आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। मतलब दक्षिण एशिया में ही इतना सारा पड़ता था। आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। वो दक्षिण एशिया के पास था। यहाँ इतना सारा सब को दर्शाता है। और फिर देख लेते हैं आगे। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा था, लेकिन विशालता और बाकी एशियाओं से, समुद्रों और पहाड़ियों, पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता था। किसको कहा जाता था? दक्षिण एशिया को। तो यहाँ पे आ जाते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? यहाँ से वहाँ, यहाँ से यहाँ क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए एक सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा, वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति और सब परंपराओं को समृद्ध बनाया। यहाँ पे मतलब बहुत कोई यहाँ पे बस गया। बहुत मतलब बाहरी जो आया वो यहीं पे बस गया। उनको अच्छा लगा यहाँ का परंपरा, तो यहाँ पे बस गया होगा। कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए एक नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं यहाँ पे। तो आगे देख लेते हैं। और देश के नाम, तो देश का नाम देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक, भारत को इंडिया भी कहते हैं, सब कोई जान रहे हैं आप लोग। तो इंडिया सब इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 250 वर्ष पूर्व, यहाँ पे 250 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। मतलब इस नदी का जो पूर्व में स्थित था, मतलब सबसे पूर्व में स्थित था, जो प्रदेश था, भूमि वाला प्रदेश, उसी को इंडिया कहा गया है। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद का नाम था कृति। तो 4 ऋग्वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और भी है एक, भूल रहे हैं। तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाद में एक कमेंट करके आप बता दीजिएगा। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। ठीक, अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत के लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। मतलब जो पहले का पुस्तक था, जो पहले का लिपि हुआ करता होगा, वो सब आप प्राप्त करके उनके बारे में जान सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही गई। मतलब ये हाथ से लिखा गया था। अंग्रेजी में पांडुलिपि
के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से या निकला हुआ था। मतलब मैन जो होता है, मेनू जो होता है, वो मैन्युस्क्रिप्ट था इंग्लिश में। तो पांडुलिपि को ही मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। वो हाथ से लिखा था, जिसके कारण उसको मेनू कहा गया। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पत्र लिखी होती थी। यहाँ पांडुलिपि की एक पृष्ठ है, दिखाते हैं अभी। तो यहाँ पे है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम देख सकते हो। मतलब उसका जो पेड़ रहता था, उसका पत्ता काट लेता था, काट के उसका अलग अलग हिस्सा बना देता था और एक साथ ही बांध देता था। वही बांधने के बाद वो पांडुलिपि तब बनता था जब एक साथ पत्ता जब इकट्ठा हो जाता था, करता था तब। तो इसी से लिखा गया है, देखिए यहाँ पे यही है पांडुलिपि। ये वाला देख रहे हैं आप लोग, ये पांडुलिपि है, इसी को बोलते हैं पांडुलिपि। अब आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया होगा, कुछ नष्ट कर दी गई। मतलब वो पत्ता का था तो उसमें कीड़ा भी आ गया होगा, कुछ मतलब इधर उधर होके तो मतलब खत्म हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं का व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। मतलब यही जो पांडुलिपि था, यहाँ पे मिलता है। क्या क्या मिलता है? धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन के बारे में, औषधि और तथा विज्ञान के बारे में भी इस पे चर्चा मिलता है, और महाकाव्य, कविता और नाटक में भी मिलता है। इनमें से कई संस्कृत में भी लिखे हुए थे, जबकि यहाँ अन्य प्राकृत और तमिल में भी थे। मतलब इसी पांडुलिपि में संस्कृत था और प्राकृत भाषा था, लिपि था ये सब, और तमिल में भी था। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जो वहाँ का जो था आम जनता, आम लोग, तो वो प्राकृत भाषा ही बोलते थे। तो अब अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी ऐसा शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों तथा उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उन्हें लोग पहचान सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ कुछ है ना, पत्थर में भी लिखवाया करता था। वहाँ का जो मतलब बहुत बाहुशाली जो शासक था, राजा महाराजा, वो अपना मतलब आगे पीढ़ी भी उसको जाने, तो वो है ना पत्थर में उसको उकेर दिया जाता था, लिखवाया जाता था उसको, ताकि वो मिटे ना, उसको याद रखे, कोई देखे उसको समझ सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसे राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्रियों ने भी अपने कार्यों के विवरण और उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों के नाम लिखा करते थे। मतलब जो शासक थे, वो जो लड़ाई में जीतते थे, जो विजय प्राप्त करते थे, तो उन्हीं के लिए मतलब किसको वो हराया, कौन विजय हुआ, कौन उसमें जीता, वही सब उसमें लिखा रहता था, मतलब वो अभिलेख में। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती होगी? मतलब वो औजार से ही करता होगा तो उसमें चोट वोट लग जाता होगा, ये परेशानियाँ आती होगी। और कठोर सतह पे लिखवाने के क्या फ़ायदे थे? क्योंकि उनको वर्षों तक आदमी याद रखे, मतलब प्रूफ के तौर पर कि वो राजा ऐसे करते थे। मतलब उनका जो ये था, छवि था, वो अच्छे तरीके से बना रहे। लगभग
2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के गंवार से प्राप्त है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण किया गया था। अशोका, जिस पे पिक्चर भी बना हुआ है, तो वही अशोक सम्राट। इस शासक के विषय के में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते तथा पढ़ते हैं तथा एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों और भाषाओं में है। कौन कौन भाषा? यूनानी और आरामेइक, यही भाषा में है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत से बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। मतलब जो पहले के अतीत से बना हुआ है, जो प्रयोग में लाया जाता है, उसको वो जो करता है, मतलब उसमें जो रिसर्च करता है पुराना चीज का, उसको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे तथा इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों और मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। मतलब जो पुराना जो भी सामान मिलता है, उसी का परीक्षण करके वो सब पता लगाते हैं। इससे उन्हें यह जानने से मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। अन्न के दाने तथा लकड़ियों के टुकड़े जल जाते थे, वे जले हुए रूप में बचे हुए रहते हैं। मतलब जो पहले का आदमी खाना बनाता था, बहुत साल पहले, 4700 वर्ष पहले खाना वाना बनाता होगा, तभी कैसा बनाता होगा, कैसे क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घड़ा है मिट्टी का। यहाँ पे कुछ कुछ सिक्का है, देखिए ये सब सिक्का है यहाँ पे। देखिए यहाँ भी घड़ा है, देखिए यहाँ पे है। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष में पूर्व होता था। मतलब जब से, मतलब इंसान बहुत पुराना, जो आदि मानव के टाइम से जो आगे था, जहाँ पे रहना धीरे धीरे भटकता। आदि मानव तो पेड़ पे रहता था, जंगल में रहता था, जहाँ तहाँ लटक के जड़ उड़ खा के पेट उठ भरता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान का बुद्धि बढ़ता गया, दिमाग बढ़ता गया, वैसे वैसे अच्छा से वो बनाता गया, और वहीं से मतलब हल्का हल्का विकसित होता गया उनका। दाएं एक पुराने चांदी का सिक्का है। देखिए यहाँ पे चांदी का सिक्का है दोनों। इस तरह सिक्कों का प्रयोग लगभग 250 वर्ष पूर्व होता था। 250 पूर्व, मतलब 250 वर्ष, आज से 250 वर्ष। हमारे द्वारा यह प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है। देखिए आजकल का सिक्का क्या होता है। देखिए चांदी का सिक्का था, ये ऐसे ही चलता था वहाँ। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं।
इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। मतलब जो अतीत का अध्ययन करता है, जो मतलब पास्ट का जो अध्ययन करता है, उसे इतिहासकार कहते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। मतलब हम लोग को जिज्ञासा होता होगा ना कि आज से 250 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले, जब मानव आदि मानव से धीरे धीरे शिक्षित मानव बनने लगा, तो कैसे करता होगा, क्या करता होगा, और आज से अभी तक देखिए कितना डेवलप हो चुका है। क्योंकि इस चलिए आगे चलते हैं अब। क्योंकि इस स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुरंग के रूप में अपने अतीत को जानने के लिए प्रयास करते हैं। जिस तरह जासूस का पता करते हैं, उसी तरह ये सब भी पुरातत्वविदों जो पास्ट को खोज के इतिहासकार सब जो जिनके बारे में भी पता चलता है, वही सब खोजे गए हैं, तो हम लोग पढ़ लिख के पुराना चीज़ जान पा रहे हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब उस टाइम में राजा रानी का जीवन कैसा था, वहाँ पे किसान सबका जीवन कैसा था, जो पशु पालते थे वो सबका जीवन कैसा था। शिल्पकारी यहाँ जो होता है, शिल्पकारी मतलब हो जाता है जो मतलब सीप ऊप का पत्थर, कीमती पत्थर का जो मतलब जो बिजनेस करते थे, जो व्यापारी सब थे, वो सबका जीवन कैसा होता था। जैसे कि हम यह आज भी देखते हैं कि उस समय अलग अलग देश के हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का प्रयोग करते हैं थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फूल फल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। मतलब आज भी है, अंडमान निकोबार में जाइएगा ना, तो वहाँ पे भोजन करने के लिए मछली पकड़ता है, शिकार करता है, फल फूल संग्रह करके अभी भी खाता पीता है। तो इसके विपरीत शहरों में रहने वाले अन्य खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह भेद अतीत भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा भी रखते थे। मतलब जो राजा महाराजा रहते थे, वो जो भी मतलब जहाँ से भी जीतते थे युद्ध करके, तो उसका लेखा जोखा भी रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ा जाने वाला लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। मतलब जो जीता जो हारा उसका भी अभिलेख दीवार में लिखवाता था वो सब राजा महाराजा सब, जो शासक थे वहाँ का, जो शक्तिशाली शासक थे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि और पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि ये सब नीचे दर्रा के आदमी थे। शिकारी, मछुआरा, संग्राहक, जो किसान सब थे, जो पशुपालक थे, ये सब तो आम आदमी हो गए। तो ये सब तो आम ही काम करेगा ना, आम ही काम करेगा तो उसका क्यों लिखाएगा, मतलब वो दीवार में नाम, जो पत्थर रहता था वो पत्थर पे नाम क्यों लिखवाएगा। मतलब जो बड़ा बड़ा काम होता था ना, जो इतिहास में याद करने लायक होता है, तो वही सब लिखवाता था। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब क्या है? इसमें जो टाइम दिया गया है देख लीजिए। मतलब अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या किसी तरह की कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म परिवर्तक ईसा मसीह के नाम की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष बाद है। मतलब 2 वर्ष बोलते हैं तो मतलब ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उसके 2 वर्ष के बाद है। क्या है? ईसा। और जो ईसा पूर्व है, जो ईसा पूर्व लिखाते हैं, वो ईसा मसीह के 2 वर्ष पहले का है ईसा पूर्व। जैसे ईसा मसीह ये है, ईसा मसीह ये है,
यहाँ पे +1 +2 यहाँ पे लिखा गया, इधर माइनस, क्या हो गया, हाँ देखिए, जैसे ईसा मसीह ये है, यहाँ पे ईसा मसीह है, यहाँ पे +1 +2 ऐसे करके, और यहाँ पे -1 -2 ऐसे करके। तो यहाँ यहाँ से जो भी हो गया, ये हो गया ईसा पूर्व, ईसा हो गया ये, नहीं ईसा पूर्व हो गया ये, क्योंकि ईसा मसीह के पहले का जो है, मतलब ये हो गया ईसा पूर्व, ये हो गया ईसा ईसा। तो यही लिखा गया है इसमें, ईसा पूर्व के रूप में मनाया गया, मतलब ईसा ईसा मसीह का जन्म जब भी हुआ है, उसके अगर आगे कर देते हैं तो ईसा पूर्व के बाद हुआ होगा ना, तो ईसा हो गया। और ईसा पूर्व का जन्म जब हुआ है, उसके अगर पीछे का बात करते हैं, 2000 वर्ष पीछे का बात करते हैं, तो वो ईसा पूर्व हो जाता है। आरंभिक गिनती को मानते हुए वर्तमान की तिथियों का उल्लेख करेंगे, तो ऐसा होता है। तो अब तिथि देख लेते हैं। यहाँ पे है अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी ईसा पूर्व, मतलब 2000 अगर है ना, यहाँ पे 2000 है, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ 2000 अगर ऐसा है, ये है ईसा, ईसा ईसा का जन्म, यहाँ पे अगर इससे पहले हुआ होगा तो ये हो गया ईसा पूर्व, ईसा पूर्व हो जाएगा ये ईसा पूर्व हो गया, और ये ईसा हो गया, ये ईसा हो गया। तो यही बोल रहा है इसमें। तो कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, यानी AD हिंदी में ईसा, और एमिनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना हुआ तथा इसका अर्थ ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है। मतलब जो ईसा होता है, ईसा पूर्व, उसको AD बोला जाता है, मतलब ईसा पूर्व। कभी कभी AD के जगह CE या BCE होता है, BCE का प्रयोग भी किया जाता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा या BCE का बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। हम इस शब्दों का अर्थ इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का उपयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का भी प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, मतलब वर्तमान के पहले। थोड़ा सा है और पढ़ ही लेते हैं। यहाँ पे अन्यत्र में आ जाएंगे तो यहाँ पे है जैसे कि हमने पढ़ा, अभिलेखों कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए करवाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पहले थे, मतलब बहुत साल पहले। कभी अभिलेखों और लिपियों के भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा लिपियों में बहुत बदलाव आ गया है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने तथा एक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। यहाँ राजा रानी रहते थे और मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा था। रोसेट्टा नाम का एक कस्बा था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 अलग अलग भाषाओं और लिपियों, यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में थे हैं, यूनानी और मिस्री लिपि। कुछ अन्य यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा गया है। क्या कहा गया है? कारतूस, मतलब छोटा सा फ्रेम रहता था और राजा रानी का उसमें मतलब फिगर बना देता था, तो उसको कारतूस कहते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री
अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसा कि तुम देख सकते हो। यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। यहाँ पे जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हैं, तो वे आसानी से अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो यहाँ पे क्या है, शेर के लिए ए, एल एल अक्षर शेर के लिए और ए अक्षर चिड़िया के लिए। यहाँ पे देखिए एल है ना, यहाँ पे देखिए एल शेर के लिए और ए अक्षर चिड़िया के लिए था। देखिए यहाँ पे तो अब समाप्त हो गया ये। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो उनके लिए बेसिक्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी एनसीईआरटी बहुत ही यूज़फुल है। तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा, आशा करती हूँ कि समझ लीजिएगा। और अगर कुछ डाउट भी होगा तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो अब लेते हैं विदा, अगले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं। तो बाय बाय।